अगले 5 मिनट में अगर आपने मंगलसूत्र चुराने वाला नहीं ढूंढा तो इस शादी में विदाई तो होगी, लेकिन दुल्हन की नहीं, दूल्हे की, वो भी बिना शादी किए। दूल्हे की माँ लता देवी की आवाज जैसे ही मंडप में गूंजी, दुल्हन की माँ महालक्ष्मी देवी घबरा उठती है। पूरे मंडप में फुसफुसाहट की आवाज आने लगती है। कितना बड़ा अपशकुन है। ठीक फेरे के पहले मंगलसूत्र गायब हो जाना, मतलब खुद भगवान भी नहीं चाहते शायद कि ये शादी हो। दुल्हन शर्म के मारे अपनी नजरें नहीं उठा पा रही थी। पूरी शादी में महालक्ष्मी देवी के नाम की थू-थू होने लगी थी। महालक्ष्मी देवी गहरी सांस लेती है और मन ही मन सोचती है, मैं जानती हूं ये काम किसका हो सकता है। और फौरन टर्न करके महालक्ष्मी देवी बिजली से भी तेज कदमों के साथ बाथरूम की तरफ भाग कर जाती है। मंडप में खड़े सारे मेहमान, रिश्तेदार सब हैरान थे। पंडित भी सोच में पड़ गया था। फेरों का समय निकलता जा रहा है। अगर समय पर मंगलसूत्र नहीं मिलता है तो आज ये शादी होना असंभव है। लता देवी चिढ़ते हुए बोलती है, हे भगवान, आखिर ये सब चल क्या रहा है? दुल्हन की माँ अपनी बेटी की शादी छोड़कर भाग गई, वो भी बिना कोई जवाब दिए। महालक्ष्मी देवी भागते हुए बाथरूम के अंदर आती है, जहां 24 साल की एक लड़की एकदम नया लाल लहंगा पहने टॉयलेट सीट पर बैठी है। सिगरेट के कश पे कश लगाए जा रही है। बाथरूम के हल्के अंधेरे में उस लड़की का गला चमक रहा था। थोड़ा नजदीक से देखने पर उस लड़की के गले में अंजलि के लिए बना हीरो का चमचमाता मंगलसूत्र दिखाई पड़ता है। महालक्ष्मी देवी गहरी सांस लेते हुए कहती है, अपनी बहन की शादी बर्बाद करने के लिए उसका मंगलसूत्र चुरा लिया तूने। जो अपना है उसे अपना लेना, चोरी करना नहीं होता माँ। रिया फौरन जवाब देती है। रिया के इस असहनीय पागलपन को देख महालक्ष्मी देवी तुरंत रिया को एक जोरदार थप्पड़ लगा के कहती है, मंगलसूत्र मुझे दे। रिया थप्पड़ पड़े गाल को सहलाते हुए कहती है, इस नफरत से भरी दुनिया में खुद का प्यार पाना बहुत मुश्किल है। गॉड, बहन बहन का गला काट रही है। आपको मंगलसूत्र चाहिए माँ? आप लेकर जाओ, पहना लो अपनी बड़ी बेटी के गले में। महालक्ष्मी देवी मंगलसूत्र लेने जैसे ही रिया के पास आती है, रिया मंगलसूत्र को मुंह में खा लेती है। महालक्ष्मी देवी रिया का इतना हद से ज्यादा पागलपन आज पहली बार ही देख रही थी। वो रिया को जोर से चिल्लाते हुए कहती है, पागल हो गई है तू? मरना है मंगलसूत्र खाकर तुझे। महालक्ष्मी देवी जोर जबरदस्ती करके जैसे तैसे रिया के मुंह से मंगलसूत्र निकालती है और जाने लगती है। रिया गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुम जानती हो माँ, गौतम सिर्फ मेरा है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ऑफिस में सबसे पहले उससे मैं मिली थी। पूरा दिन हम दोनों साथ में होते थे, लेकिन उसका बुढ़ा दादा एक दिन ऑफिस में आया तो इस गवार को, इस चीप लड़की को पसंद कर लिया। मेरी पसंद का क्या माँ? महालक्ष्मी देवी पलट कर कहती है, आज शादी का दिन है, इन घटिया बातों को दिमाग से निकाल कर फेंक दे। कुछ निकाल कर फेंकना ही है ना माँ, तो अपनी बड़ी बेटी को उस मंडप से निकाल फेंको जिस मंडप में मुझे होना चाहिए। रिया की नॉनसेंस बातों को इग्नोर करके महालक्ष्मी देवी मंगलसूत्र को मंडप में लेकर जाती है। हाँ, दुल्हन अंजलि को अभी तक लोगों द्वारा इतने ताने सुनाए जा चुके थे कि शर्म के मारे जमीन में गड़ी उसकी आंखों से नल की तरह टप टप करके बस आंसू बहे जा रहे थे। महालक्ष्मी देवी परिस्थितियों को संभालती है और पंडित के हाथ में मंगलसूत्र देकर शादी की आगे की रस्मों को पूरा करने की रिक्वेस्ट करती है। पंडित के मंत्रों के बीच अंजलि की मांग में गौतम अपने नाम का सिंदूर भरता है। उसके सोने गले में अब गौतम खन्ना के नाम का मंगलसूत्र चमकने लगता है और साक्षात अग्नि के 7 फेरे लेकर गौतम अंजलि को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेता है। बुरी नजर और कई सारे अपशगुन होने के बाद भी शादी के फेरे पूरे हो जाते हैं और दूल्हा दुल्हन पर फूलों की बारिश होने लगती है। गौतम और अंजलि दोनों एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक का साथ निभाने का वादा करते हैं। 7 जन्म क्या, 1 जन्म भी साथ नहीं रहने दूंगी तुम्हें। अगर तुमने अग्नि को साक्षी मानकर ये वचन लिया है तो मैंने भी अग्नि को साक्षी मानकर ही तुम्हें साथ न रहने देने का वचन लिया है। सिगरेट में धधकती आग को देखकर रिया मन ही मन कहती है। वही लाल लहंगा पहने अपने गम का घूंट पीकर रिया मंडप की तरफ आगे बढ़ती है। कुछ औरतें रिया के लहंगे को दिख रही है, जो कि बिल्कुल दुल्हन के लहंगे की तरह दिख रहा है। लहंगा तो देखो इसका,
एकदम दुल्हन के लहंगे की तरह। लगता है काफी जल्दी है इसे भी दुल्हन बनने की। खीखी करके वहां खड़ी औरतें बातें करते हुए हंसती हैं। हंसती हुई औरतों के बीच से निकलती रिया को देखकर महालक्ष्मी देवी के पसीने छूटने लगते हैं। वो मन ही मन सोचती है, ये जरूर यहाँ कुछ पागलपन करेगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कैसे रोकूं उसे। रिया गौतम और अंजलि के पास आकर उनसे कहती है, आखिर चुरा ही लिया ना दीदी। अंजलि कुछ समझ नहीं पाती। वो हैरान होकर पूछती है, क्या? फिर रिया हंसते हुए कहती है, हमारे गौतम सर को अपने। रिया फिर अंजलि को गले लगाते हुए कहती है, कंग्रेचुलेशंस दीदी। फिर वो गौतम को भी गले लगकर कंग्रेचुलेशंस कहती है, लेकिन उसके ब्लाउज से निकल रहा धागा गौतम की शेरवानी के बटन में अटक जाता है। गौतम के लिए थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, लेकिन रिया इसी पल में बस ठहर जाना चाहती है। वो बटन निकालने के बहाने से बार बार जो गौतम के सीने से चिपक रही है, हर बार का चिपकना उसे गहरा सुकून दे रहा है। उसकी नजरें बस गौतम को ही देखे जा रही हैं। उसकी नाक में बस गौतम की खुशबू फैली हुई है। उसकी सांसें बस गौतम की सांसों को महसूस कर रही हैं। महालक्ष्मी देवी जब देखती है, वो रिया का इंटेंशन बहुत जल्दी समझ जाती है और दोनों के बीच अटक रहे उस धागे को तोड़कर रिया को गौतम से दूर कर देती है। और दूर होने का समय ही अब अंजलि का भी आ चुका था, क्योंकि विदाई का समय आन पड़ा था। वैसे तो विदाई के समय हर मार होती है, लेकिन महालक्ष्मी देवी के चेहरे पर धीरे धीरे सुकून उतर रहा था, क्योंकि वो जानती है कि कितने सारे गलत इरादों से बचाकर उसने अपनी बेटी की शादी को पूरा किया है। इन सब बातों से अनजान अंजलि फूट फूट कर बस रो रही थी और एक ही बात पूछे जा रही थी, रिया कहाँ है? मेरी विदाई में नहीं आएगी क्या? वो कहाँ गई है वो? इस पर महालक्ष्मी देवी तुरंत बोल पड़ती है, उसकी चिंता मत कर बेटी। महालक्ष्मी देवी इसके आगे कुछ और बोलने वाली होती है, लेकिन उसके पहले ही पीछे से आवाज आती है, अरे ऐसे कैसे चिंता ना करे माँ, बहन है हम दोनों, है ना दीदी? बचपन साथ बिताया है, साथ में स्कूल गई हैं, साथ में कोचिंग गई हैं, साथ में कॉलेज, साथ में ऑफिस, बस शादी साथ में नहीं हुई। दीदी अभी भी बोल दे तो मैं तो करने को तैयार हूं। अंजलि रिया की बात का मतलब नहीं समझ पाती, जो महालक्ष्मी देवी समझ जाती है। वो जैसे ही रिया को पलट कर देखती है, उसे उसकी आंखों में आंसू दिखाई पड़ते हैं। अंजलि उससे पूछती है, तू क्यों रो रही है? मुझसे किसी की विदाई और जुदाई दोनों ही बर्दाश्त नहीं होते दीदी, खास तौर पर जब वो इंसान आपको बहुत प्यारा हो। रिया आंसू को पोंछते हुए कहती है। भोली अंजलि ये भी नहीं जानती थी कि रिया अंजलि को जाते देख उदास नहीं थी, वो गौतम को अपने हाथों से जाता देख उदास थी। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। अंजलि की आंखें अपनी मां को देख फिर से भर आती हैं। गाड़ी कुछ ही देर आगे बढ़ती है और अचानक से गाड़ी के सामने कुछ आता है और ड्राइवर घबरा के जोर से ब्रेक लगा देता है। गुस्से से गौतम ड्राइवर पर चिल्लाता है, पागल हो क्या? ऐसे कौन ब्रेक लगाता है? ड्राइवर घबराते हुए कहता है, साहब वो एकदम से सामने आ गई। गौतम की नजरें सामने लाल लहंगे में खड़ी रिया पर जाती है। रिया जोर से आवाज लगाती है, मुझसे मिले बिना जा रहे हो जीजू? गौतम कहने लगता है, वो मैं। गौतम के पास कुछ शब्द ही नहीं है रिया को कहने के लिए। वो जब उसकी बोल्ड पर्सनालिटी की तरफ देखता है, उसका मुंह ही बंद हो जाता है। वो रिया को कई बार ऑफिस में मिला था, पर इस अंदाज में कभी नहीं। अंजलि को रिया की इस हरकत से बड़ी हैरानी होती है। वो गाड़ी से बाहर उतरकर चिंता जताते हुए रिया को पूछती है, तू पागल है? गाड़ी के सामने इससे कोई आता है क्या? रिया अंजलि को एक गिफ्ट देते हुए कहती है, दीदी आपको शादी का गिफ्ट देना था। गौतम भी हैरान रह जाता है, गिफ्ट देने के लिए अपनी जान जोखिम में कौन डालता है? गौतम कहते हुए मन में सोचता है, ये रिया क्या चीज थी? आखिर इस डिब्बे में ऐसा क्या है? अंजलि रिया से आश्चर्य से पूछती है। रिया गौतम की तरफ देख के जवाब देती है, इसमें ये है जो तेरी जिंदगी बदल देगा। फिर वो गौतम की तरफ देखते हुए अंजलि के कान में कुछ खुसफुसाती है। अंजलि का चेहरा लाल हो जाता है। अंजलि दबी हुई आवाज में कहती है, तू जानती है मैं ये सब। रिया कहती है, ये सब नहीं करेगी तो तेरा पति किसी और।
रिया अपना पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं करती। उसे पता है कि अंजलि उसकी बात को समझ गई है। तभी महालक्ष्मी देवी आ जाती है और झट से गिफ्ट अपने हाथ में ले लेती है और खोलने लगती है। रिया जोर से कहती है, माँ मत खोलो। रिया भी थोड़ी टेंस लगती है। ऐसा लगता है कि उसकी चोरी शायद पकड़ी जाए, लेकिन महालक्ष्मी देवी उसकी बात नहीं सुनती है। जब गिफ्ट खुलता है तो वो दंग रह जाती है। महालक्ष्मी देवी के हाथ में एक सेक्सी नाइटी थी, जो लड़कियां सिर्फ अपनी सुहागरात में पहनती हैं। महालक्ष्मी देवी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। रिया जोर से हंस पड़ती है। कहा था ना माँ, मत खोलना। अंजलि की भी नजरें शर्म से झुकी होती है। वो गौतम की तरफ देख ही नहीं पाती है। रिया गौतम की आंखों में देखकर पूछती है, क्यों, कैसा लगा तोहफा? गौतम फिर कुछ शब्द ढूंढता है। एक्चुअली मैं अच्छा है। रिया गौतम को एम्बेरस देखकर जोर से हंसती है और कहती है, सो क्यूट। रिया अंजलि को गले लगाकर कहती है, जल्दी मिलती हूँ। यह गाड़ी में गौतम और अंजलि की आंख लग जाती है और वहां रिया रात भर अपने फोन में गौतम की तस्वीरों को देखती रहती है और मन ही मन कहती है, जन्म जन्म का साथ तुम मेरा और तुम्हारा है गौतम, और मैं तुम्हें किसी भी हालत में पाकर रहूंगी। मैं तुम्हारा और अंजलि का मिलन, तुम्हारी गोल्डन नाइट कभी नहीं होने दूंगी। अगले दिन अंजलि और गौतम का घर खुशियों और हंसी से गूंज रहा था और वहीं रिया मातम मना रही थी। वो बार बार अंजलि को पागलों की तरह फोन लगा रही थी। अंजलि का फोन साइलेंट पर था और वो गौतम के साथ दूध में अंगूठी ढूंढने की रस्म खेल रही थी। गौतम और अंजलि पहली बार अंगूठी ढूंढते वक्त हाथ पकड़ते हैं। रिया से सब्र नहीं हो रहा। वो घर के बाहर जाने ही वाली होती है कि पीछे से महालक्ष्मी देवी की आवाज आती है, कहाँ जा रही है तू? रिया जवाब नहीं देती। महालक्ष्मी देवी आवाज बढ़ाकर फिर से पूछती है। रिया मुंह टेढ़ा करके कहती है, अनिमेश के घर जा रही हूं। महालक्ष्मी कहती है, अनिमेश तो दिल्ली गया हुआ है। रिया अपने कदम रोक लेती है और मन ही मन सोचती है, अगर माँ को पता चल गया कि मैं गौतम के पास जा रही हूँ तो वो तुरंत अंजलि को सब बता देगी और मेरी लव स्टोरी की विलन बन जाएगी। जब माँ सो जाए तब जाना सही होगा। रिया अपनी माँ के सामने भोली बनने की कोशिश करते हुए कहती है, ओह मैं तो भूल ही गई थी, थैंक्स माँ। महालक्ष्मी को रिया पर भरोसा नहीं था। वो दिन भर रिया पर निगरानी रखती है और उसे कहीं जाने नहीं देती। रिया पागलों की तरह अपने कमरे में चलती रहती है। कुछ देर बाद वो आंसू भरी आंखों से अपने हाथों की तरफ देखती है। उसके हाथ में करीब 10 नींद की गोलियां हैं। आखिर क्या करने जा रही थी रिया? अंजलि और गौतम बेडरूम में अपने अतीत के बारे में बात कर रहे हैं। अंजलि मासूमियत से कहती है, मेरा कोई अतीत नहीं है, आप ही मेरा आज और कल हो। गौतम अंजलि को प्यार भरी नजरों से देखता है और फिर थोड़ा उदास होकर कहता है, मेरा अतीत सुनकर शायद तुम मुझे जज करोगी। अंजलि उसे दिलासा देती है कि वो उसे कुछ भी बता सकता है। वो गौतम की बातें ध्यान से सुनती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंजलि अपना हाथ गौतम के कंधे पर रखती है और कहती है, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं आप ये मानोगे या नहीं, लेकिन ये सब सुनने के बाद मैं आपसे और भी प्यार करने लगी हूँ। गौतम अपना हाथ अंजलि के मासूम चेहरे पर रखता है और कहता है, और मैं भी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। गौतम अंजलि के होठों की तरफ देखता है। अंजलि भी गौतम के नरम होठों की तरफ देखती है। वो इतने करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस कर सकते हैं। अंजलि के होठ थरथराने लगते हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और गौतम के होठों के पास अपने होठ ले आती है। उसी वक्त जोर से कोई बेडरूम का दरवाजा खटखटाता है और गौतम और अंजलि दोनों चौंक जाते हैं। कौन था दरवाजे पर? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई थी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। तो इतनी रात में सब ठीक तो है ना? रिया को दरवाजे पर देखते हुए अंजलि ने कहा। रिया इधर उधर देखती है और अंजलि से कहती है, दीदी, गौतम जीजू का ऑफिस के ममता के साथ भी अफेयर है। आप पहली रात ही जीजू के साथ सारी बात क्लियर करने के बाद ही फिजिकल होना। सीक्रेट था,
लेकिन मैंने सोचा कि आपको सही समय पर बता दूं। अंजलि रिया की बात पर भरोसा नहीं करती है और कहती है, तो कुछ भी सोचती है और कुछ भी बोलती है। अब इतनी रात में आई है तो चल यहीं रुक जा। वहीं दूसरी तरफ रिया को घर में ना पाकर उसकी माँ अंजलि को फोन लगाती है। अंजलि उन्हें वहां आने की खबर देती है। अंजलि की बात सुनकर वो भड़कते हुए कहती हैं, क्यों घुसने दिया तूने उसे अपने घर? अभी तो तेरा घर ठीक से बसा भी नहीं है। तू बस निकाल दे उसे अपने घर से बाहर। फोन पर माँ के अचानक से ऐसे बात करने पर अंजलि कुछ देर के लिए सुन्न रह जाती है। फिर पूछती है, माँ क्या हुआ? लड़ाई हुई है क्या आप दोनों की? आप तो जानती हैं वो बचपन से ही जिद्दी है, हमेशा मन का करने वाली लड़की है, माफ कर दो उसे। माँ थोड़ा सा रुकती है, फिर कहती है, जिस गलत रास्ते पर वो चल निकली है उसे मैं क्या, तू भी कभी माफ नहीं कर पाएगी। रात के टाइम तेरे घर जाने की क्या जरूरत थी उसे? क्यों खटखटाया उसने दरवाजा तेरा रात में? माँ गुस्से में लगातार बोलती रहती है। अंजलि को थोड़ी घबराहट होती है। आज माँ इतनी अजीब बातें क्यों कर रही है, वो बिल्कुल समझ नहीं पाती। फिर पूछती है, साफ साफ बोलो माँ, कहना क्या चाहती हो? क्या कहा है रिया ने तुमसे? महालक्ष्मी देवी हिचकिचाती हैं, संकोच करती हैं, लेकिन अंजलि के बार बार पूछने पर वो कहती हैं, वो उस घर में तेरे लिए नहीं आई है, गौतम के लिए आई है। अंजलि को ये बात थोड़ी मजाकिया लगती है और वो कहती है, गौतम के लिए क्यों? जूती चुराई के पैसे तो ले लिए ना उसने। महालक्ष्मी देवी तुरंत कहती हैं, अब वो तुझसे गौतम को चुराने आई है। अंजलि इतना सुनते ही अंदर तक हिल जाती है। उसके मांग भरे सर से अचानक से पसीना निकलने लगता है। डर से भरी आवाज में अंजलि पूछती है, मेरा घर तोड़ने? मेरी अपनी बहन? लेकिन क्यों माँ? इस बात को महालक्ष्मी देवी भी सह नहीं पाती और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। रोते हुए वो कहती है, बेटा, गुलाब के पौधे में फूल और कांटे दोनों लगते हैं। तू फूल बन गई और रिया कांटा। दुख सिर्फ ये है कि वो कांटा अपने ही फूल को चुभना चाहता है। महालक्ष्मी देवी रिया के सारे इरादों के बारे में अंजलि को बता देती है। अंजलि पीछे पलटकर रिया को देखती है। रिया अंजलि की सासू माँ के साथ मम्मी जी बोल के ऐसे हंस हंस कर बातें कर रही है जैसे इस घर की बेटी बन गई हो। अंजलि फोन पर माँ से पूछती है, तो अब मैं क्या करूं माँ? महालक्ष्मी देवी की आवाज और भर आती है। वो कहती है, तू कुछ नहीं कर पाएगी। इस बात का तो डर है मुझे। तू जितनी सीधी है वो उतनी ज्यादा तेज और चालाक है। याद रख, आज रात तक अगर उसे तू अपने घर से नहीं निकाल पाई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अंजलि का दिमाग हेलीकॉप्टर के पंखे से भी ज्यादा तेजी से घूम रहा था। माँ के द्वारा रिया के लिए कही बातों पर वो अभी तक पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रही थी। मेरी अपनी सगी बहन, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकती है? लेकिन तभी अंजलि को याद आता है कि हाँ, रिया तो बचपन से ही ऐसी है। अंजलि की पसंद के कपड़े रिया रख लेती थी। पर्स, लिपस्टिक, पाउडर, जो भी अंजलि को पसंद आता रिया उससे छीन लेती थी। लेकिन अब वो मेरे पति गौतम को भी। तभी अंजलि की सासू माँ अंजलि को अपने पास बुलाकर कहती हैं, हमारे यहाँ नई बहू की एक रस्म होती है। ससुराल आने के दूसरे दिन नई बहू सबको अपने हाथ का खाना बना के खिलाती है। ये सुनते ही रिया फौरन खड़े होकर बोल पड़ती है, आपकी बहू इस टेस्ट के लिए तैयार है मम्मी जी। खाने के मामले में दीदी इज द बेस्ट। आलू पराठा, पनीर पराठा, खीर, गाजर का हलवा, मिठाई, चाहे जो बनवा लो, उंगली चाटते रह जाते हैं सब। दीदी चलो, मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प करवाती हूँ। दोनों किचन की तरफ चले जाते हैं। किचन में खाना बनाना शुरू हो चुका था, लेकिन नजारा कुछ अलग ही था। नई बहू अंजलि को रिया ने गाजर चॉप करने के काम में लगा दिया और खुद गैस पर खीर बना रही है। खीर बनाते हुए रिया कहती है, दीदी तुम सच में बहुत लकी हो जो तुम्हें इतना प्यारा घर मिला। सास को दिखा तुमने, एकदम माँ की तरह बात करती है। अंजलि रिया की हाँ में हाँ मिलाती है और रिया आगे कहती है, काश मुझे ये घर मिल जाए। ये सुनते ही अंजलि का हाथ अचानक गाजर चॉप करता हुआ रुक जाता है। वो एक टक रिया को आश्चर्य से देखने लगती है।
रिया तुरंत समझ जाती है और चालाकी से बात को घुमाते हुए कहती है, मेरा मतलब काश मुझे भी ऐसे ही घर मिल जाए। गाजर चॉप करने के बाद अंजलि जब गैस की तरफ हलवा बनाने के लिए बढ़ती है तो रिया तुरंत एक और काम अंजलि को सौंपते हुए कहती है, दीदी हलवा तो हो जाएगा, आप सब्जी के लिए ये प्याज, लहसुन, मिर्ची ये सब भी चॉप कर लो ना, तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अंजलि जल्दी से वो सब भी चॉप करने लग जाती है, लेकिन इतनी देर में रिया हलवा भी खुद ही बनाना शुरू कर देती है। अंजलि को ये सब देखकर अजीब तो लगता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती। तभी रिया कहती है, देखना दीदी, ऐसा खाना बनेगा कि सब आपकी तारीफ करते रह जाएंगे। किचन के कोने में खड़े होकर सब्जियां चॉप करते हुए अंजलि बोल पड़ती है, मेरी तारीफ? लेकिन खाना तो सारा तू बना रही है रिया। ये सुनते ही रिया एक पल के लिए ठहर जाती है। अंजलि को गैस के पास लाकर आती है और कहती है, खुशबू सूंघो दीदी, कितनी बढ़िया आ रही है। तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। तुम्हारी एग्जाम मैंने दे दी, लेकिन नंबर तो सारे तुम्हें ही मिलेंगे ना। झूठी हंसी के साथ रिया अंजलि को बहलाने की कोशिश करती है, लेकिन अंजलि को मन ही मन ये बात चुभ गई है। खाना खाने के बाद गौतम ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हुए कहता है, सच में बहुत टेस्टी खाना बनाया था यार तुमने आज। अंजलि किसी सोच में डूबी हुई है। गौतम अंजलि से पूछता है, कहाँ खो गई जाने मन? अंजलि का ध्यान टूटता है और वो कहती है, कहीं नहीं। गौतम रोमांटिकली अंजलि को पीछे से हक करते हुए उससे कहता है, मैं जानता हूं क्या सोच रही थी, बताऊं? यही कि आखिर हमारी गोल्डन नाइट कब बनेगी। अंजलि को शर्म आ जाती है। गौतम अंजलि के गाल पर किस करते हुए कहता है, कहो तो अभी गोल्डन डे मना लेते हैं, रात में गोल्डन नाइट मना लेंगे। अंजलि शर्माते हुए गौतम के होठों को अपने हाथों से चुप कर देती है। गौतम अंजलि के हाथों को कस के चूमता है, उसे अपने बगल में लेटा लेता है। अंजलि की सांसें बहुत जोर जोर से चलने लगती है। गौतम जेब में से कुछ निकालता है और कहता है, तुम जो सोच रही थी उसका जवाब ये है, हम अपनी गोल्डन नाइट अब हमारे हनीमून गोवा में मनाएंगे। चलो आज थोड़ी सी शुरुआत कर लेते हैं बस। गौतम अंजलि को कंबल के अंदर लेकर जाता है और तभी धम्म करके कुछ गिरने की जोर से आवाज आती है। गौतम और अंजलि रोमांस छोड़कर भागते हैं तो देखते हैं रिया किचन में है। उससे बड़ा ग्लास का बाउल नीचे गिर गया है। रिया चेहरे पर मासूमियत ओढ़कर बोलती है, जीजू वो आप ऑफिस जाने वाले हैं तो सोचा आपको बॉटल में फ्रेश जूस बनाकर दे दूं, लेकिन ये बाउल मुझसे गिर गया, आई एम सॉरी। गौतम को रिया का एफर्ट अच्छा लगता है, लेकिन अंजलि को ये उतनी ही ज्यादा रिया की गिरी हुई हरकत लगती है। रिया ग्लास उठाने जाती है और ग्लास का एक टुकड़ा उसके पैर में लग जाता है। वो जोर से चिल्लाती है। गौतम फौरन रिया को अपनी गोद में उठाता है। रिया की जिंदगी का ये सबसे खूबसूरत मोमेंट था। वो पहली बार गौतम के इतनी ज्यादा नजदीक आ पाई थी। वो अपने दर्द को भूलकर दर्द की आड़ में ही गौतम को एकदम कस के पकड़कर अपने सीने से लगा लेती है। सोफे पर बिठाने के लिए जब गौतम रिया को गोद से नीचे उतारने लगता है तो रिया दर्द का बहाना बना के गौतम को कुछ पल और अपने सीने से लगाए रखने का बहाना ढूंढ लेती है। गौतम जल्दी से फर्स्ट एड किट से रिया के पैर की चोट का पूरा ट्रीटमेंट करता है। अंजलि को रिया की ये हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और धीरे धीरे अब उसे अपनी माँ की सारी बातों पर पूरी तरह से विश्वास होने लगता है। वो रिया की गलत इरादों को समझ चुकी थी। अंजलि मन ही मन सोच लेती है कि कैसे भी उसे रिया को जल्द से जल्द घर से बाहर निकालना होगा। शाम के वक्त अंजलि रिया को चाय लाकर देती है और पैर के दर्द का हाल पूछती है। जवाब में रिया कहती है, दीदी जीजू का हाथ लगने के बाद भला दर्द ठहर सकता है बॉडी में। अंजलि को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो फिर पूछती है, तो फिर क्या सोचा है तूने, कब जा रही है वापस? ये सुनते ही रिया की आंखों में एक अजीब सा गुस्से वाला रिएक्शन दिखाई पड़ता है। वो कहती है, ऐसा क्यों पूछा तुमने दीदी? अंजलि जवाब देती है, अरे माँ घर पर अकेली है, बीमार रहती है, तू साथ रहेगी तो उनकी भी देखभाल हो जाएगी ना। रिया चाय का कप नीचे रखते हुए बोलती है, माँ का फोन आया था तुम्हारे पास? अंजलि कहती है, नहीं मेरा मतलब है
इस घर में अब तेरा कुछ काम नहीं है। सबकी केयर करने के लिए मैं हूं यहाँ। रिया आंखें चढ़ाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, अब समझ आया। मैंने जीजाजी की थोड़ी सी केयर करके उनके लिए जूस बना दिया, वो बुरा लगा ना तुम्हें? फिर तो उन्हें खाना सर्व करके मेरे द्वारा खिलाना भी बुरा लगा होगा तुम्हें दीदी। अंजलि इन बातों को टालते हुए कहती है, फालतू बातें मत कर रिया। रिया अंजलि की एकदम नजदीक आकर आंखों में आंखें डालकर कहती है, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं जीजू को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हूं, उन पर डोरे डाल रही हूं? अंजलि रिया की बात सुन के दंग रह जाती है। गुस्से में वो कहती है, अपनी घटिया जबान को चुप रख। तभी गौतम आता है। इतनी चिल्ला चोट देकर वो पूछता है, क्या चल रहा है ये? गौतम के पूछते ही रिया रोना शुरू कर देती है। गौतम शॉक होकर पूछता है, अरे रिया, रो क्यों रही हो? अंजलि क्या हुआ से? अंजलि बोलती है, नहीं कुछ नहीं, बस। अंजलि की बात को बीच में ही काटते हुए रिया रोते हुए बोल पड़ती है, क्या कुछ नहीं? बताओ ना अब अपनी घटिया सोच। जीजू, इन्हें लगता है मैं आप पर डोरे डाल रही हूं। गौतम ये सुनते ही अंजलि को गुस्से में देखता है। अंजलि अपनी बहन की हरकत की वजह से बहुत एम्बैरेस फील कर रही है। रिया आगे कहती है, मैं तो आपको और दीदी को बताने ही वाली थी कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, अमितेश। हमारे रिलेशन को 1 साल होने की खुशी में वो मुझे कहीं बाहर लेकर जा रहा है और वहां वो मुझे शादी के लिए प्रपोज भी करने वाला है। अमितेश का नाम सुनते ही अंजलि बोल पड़ती है, अमितेश? लेकिन तू तो बताती थी वो बहुत बुरा लड़का है, अभी तेरा बॉयफ्रेंड कैसे बन गया? रिया को दीदी के सवाल पर गुस्सा आता है और वो ऊंची आवाज में रोते हुए बोलती है, दीदी, प्यार कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये सवाल तुम तो मत पूछो, क्योंकि तुमने खुद ने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं, तो तुम्हें क्या समझ आएगा प्यार के बारे में? अंजलि गुस्से में रिया पर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी गौतम अंजलि को चिल्लाते हुए बोलता है, बस करो यार अंजलि, क्या इरिटेटिंग एंड एम्बैरेसिंग फील करा रही हो? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम? बहन है वो तुम्हारी। अंजलि की जिंदगी में प्रॉब्लम्स खड़ी होना शुरू हो चुकी थी। आज वो बिना किसी जुर्म के अपने पति की नजरों में गुनहगार बन गई। गौतम गुस्से में चला जाता है। रिया भी जाकर अपना बैग पैक करती है और घर से चली जाती है। कुछ दिनों बाद गौतम और अंजलि अपना हनीमून मनाने गोवा आ गए। अब भी गुस्सा हो मुझसे? अंजलि ने गौतम को कॉफी देते हुए पूछा। गौतम ने कॉफी के मग की जगह अंजलि का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, नहीं, गोल्डन नाइट वाली रात में प्यार करने वाली चीज पे कोई गुस्सा कर सकता है भला? इतना बोलते बोलते कॉफी साइड में रखकर गौतम अंजलि को अपने साथ बिस्तर में लिटा लेता है। दोनों के बीच रोमांस एक बार फिर से परवान चढ़ता है। गौतम अंजलि को अपनी बाहों में कसकर हक करता है। उसके शरीर से एक के बाद एक कपड़ों को निकालकर फेंकना शुरू करता है और खुद अपना शर्ट भी खोलकर फेंकता है। दोनों कंबल में घुसने लगते हैं कि तभी गौतम देखता है अंजलि के फोन पर लगातार रिया का कॉल आ रहा है। गौतम पूछता है, 4 मिस्ड कॉल है रिया की, फोन उठाना चाहिए तुम्हें, क्या पता कोई मुसीबत में हो तो। अंजलि गौतम के साथ वाले इस मोमेंट को छोड़कर किसी और बात में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन बार बार फोन करने पर अंजलि फोन उठाती है और उधर से रिया की रोने की आवाज आती है। वो कहती है, दीदी, तुम ठीक कहती थी, अमितेश अच्छा लड़का नहीं है, मुझे हॉलीडे डेस्टिनेशन पर लाकर मुझे अकेला छोड़कर खुद भाग गया। अंजलि शॉक होकर पूछती है कहाँ तू? रिया घबराते हुए बोलती है, मेरे आसपास बहुत सारे नशा करने वाले लोग हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है और अमितेश मुझे गोवा में लाकर अकेला छोड़ दिया है। अंजलि आश्चर्य में पड़ जाती है और पूछती है, तू गोवा में है? गौतम कंबल से निकलकर तुरंत अपनी शर्ट पहनता है और बोलता है, हम भी गोवा में ही हैं, तुम घबराओ मत, अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूं। अंजलि रिया को लेकर काफी टेंशन करने लगती है कि सच में उसके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। थोड़ी देर में ही गौतम रिया को अपने होटल रूम में ले आता है। अंजलि रिया की अच्छे से केयर करती है, उसे शांत करती है। गौतम नीचे होटल के रिसेप्शन पर बात करके आता है। अंजलि और रिया को बताता है कि एक प्रॉब्लम है, हमें यहाँ एक्स्ट्रा रूम नहीं मिलेगा, ये पूरा होटल बुक है। रिया कहती है, टेंशन मत लीजिए जीजू,
मैं दीदी के साथ बेड पर सो जाऊंगी, आप सोफे पर सो जाना। गौतम और अंजलि दोनों एक दूसरे को फिर से अधूरा प्यार, अधूरी प्यास वाली नजरों से देखते हैं और रिया आकर बेड पर सो जाती है, एक विलनिश स्माइल के साथ। क्या रिया अंजलि और गौतम की गोल्डन नाइट पूरी होने देगी? क्या रिया गौतम को अट्रैक्ट कर पाएगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। बहन के हनीमून पर एक ही रूम में एक ही बिस्तर पर सोकर हनीमून खराब करने का मजा ही कुछ और है। डिनर पर जाने के लिए तैयार होते हुए रिया खुद से बात करते हुए कहती है, गौतम ने आज अंजलि को सेक्सी सी ड्रेस पहनकर डिनर पर चलने को कहा है। और रिया जब ये सुन लेती है तो वो अंजलि से भी ज्यादा अट्रैक्टिव और सेक्सी ड्रेस पहनकर डिनर पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। होटल पहुंचते ही जितने भी लड़के ड्रिंक कर रहे थे सब रिया को घूर कर देखते हैं। शॉर्ट स्कर्ट, ब्लैक हाई हील सैंडल, वेरी स्मॉल रेड टॉप। जितनी रिया कपड़ों से ढकी थी उससे ज्यादा उसका शरीर खुला था। शराबी लड़कों को वो बहुत हॉट लग रही थी। वहां मौजूद एक आदमी कहता है, यार क्या माल है, इससे तो पास जाकर छूने का मन कर रहा है। रिया भी उन लड़कों को आंखों से अलग अलग इशारे करके उकसाने का काम कर रही थी और इस दौरान गौतम बार काउंटर पर ड्रिंक ऑर्डर कर रहा था। उन लड़कों में से एक शराबी लड़का रिया की तरफ आगे बढ़ता है और जाकर रिया का हाथ पकड़ लेता है। शराब के नशे में रिया को कई जगह छूता भी है। रिया अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और चिल्लाकर गौतम को बुलाती है। गौतम ड्रिंक का ऑर्डर छोड़कर उस आदमी को जोर से धक्का देकर दूर गिरा देता है। अंजलि कहती है, गौतम हम अनजान शहर में हैं, ऐसे अनजान जगह पर किसी से लड़ना ठीक नहीं है, चलो छोड़ो हम चलते हैं यहाँ से। रिया अंजलि को रोकते हुए गुस्से में बोलती है, तुम मेरी बहन हो या दुश्मन? उसने मेरे साथ ऐसी गंदी हरकत की और हम उसे छोड़ दें? इतना कहते कहते रिया की आंखों से आंसू आ जाते हैं। रिया के आंसू देखकर गौतम के अंदर का मैनहुड जाग जाता है। वो कहता है, रिया सही कह रही है, ऐसी गंदी हरकत करने वालों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इतनी देर में गौतम के धक्के से गिरा आदमी उठ जाता है। हाथ में बोतल उठाकर गौतम को फेंक कर मारता है। गौतम नीचे झुककर खुद को बचा लेता है। उसके बाद उस आदमी के 2-3 दोस्त और आते हैं। सबके साथ गौतम की हाथापाई होती है। एक आदमी तो गौतम के दोनों पैर के बीच में जोर से लात मार देता है। गौतम तुरंत वहीं नीचे गिर जाता है और वो सारे लोग वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर अंजलि टेंशन में आ जाती है। वो रिया को फौरन कार लेकर आने को कहती है और गौतम को अपने कंधे का सहारा देकर कार तक लेकर आती है। गौतम की हालत देखकर अंजलि को रोना आ जाता है और रिया को अंजलि की हालत देखकर बहुत खुशी मिलती है। मन ही मन रिया कहती है, दीदी तुम्हारा तो हनीमून और रिलेशनशिप दोनों ही खत्म कर दूंगी मैं। हनीमून टाइम पूरा होते ही गौतम, अंजलि और रिया सब गोवा से वापस आ जाते हैं। एयरपोर्ट पर रिया अपनी माँ महालक्ष्मी देवी को देखकर शॉक हो जाती है। महालक्ष्मी देवी रिया को साइड में ले जाकर कहती है, रिया डायन भी एक घर छोड़ देती है, कम से कम अपनी बहन का घर तो छोड़ दे, चल अब मेरे साथ घर। रिया सार्कास्टिकली स्माइल करके कहती है, मैं अपने घर ही तो जा रही हूं मां, गौतम के साथ। महालक्ष्मी देवी गुस्से में रिया का हाथ पकड़कर कहती है, मालूम होता चुड़ैल पैदा हुई है घर में तो इतना बड़ा ना होने देती तुझे। अंजलि और दामाद जी को अकेला छोड़ दे और घर चल अब। रिया भी गुस्से में अपनी माँ से कहती है, माँ अगर मुझसे जबरदस्ती की तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि पापा की मौत किस वजह से हुई थी। ये सुनते ही महालक्ष्मी देवी के होश उड़ जाते हैं और डर के मारे वो रिया का हाथ छोड़ देती है। इस घटिया हरकत के बाद महालक्ष्मी देवी को एक बात अच्छे से समझ आ जाती है। रिया अब गौतम को पाने की जिद में इतनी आगे निकल चुकी है कि उसके लिए अब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तभी गौतम और अंजलि लगेज का सामान लेकर आते हैं और माँ के पैर पड़ते हैं। अंजलि को देखकर महालक्ष्मी देवी को बहुत तरस आता है और रिया को देखकर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा। ऑफिस में रिया और अंजलि दोनों एम्प्लॉय हैं और गौतम उनका बॉस है। ऑफिस में घर के रिश्तों को नहीं लाया जाता, इसलिए शादी के बाद भी ऑफिस में अंजलि बॉस न बनकर एम्प्लॉय ही है। आज एक बड़ी डील को लेकर मीटिंग चल रही है कि आखिर कैसे पेरिस वाले क्लाइंट को इम्प्रेस करके डील क्रैक की जाए। ऑफिस के अदर सारे एम्प्लॉयज
जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं तब अंजलि से उसका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है और वो बोलती है, मुझे लगता है क्लाइंट के सामने हमें पूरी तरह से ऑनेस्ट होकर प्रेजेंट होना चाहिए। रिया अचानक बीच में हंस पड़ती है और कहती है, रिश्ता जोड़ने नहीं आ रहे हैं वो हमसे शादी का, बिजनेस डील करेंगे। रिया जब अंजलि का मजाक उड़ाती है तो बाकी लोग भी हंसते में रिया का साथ देते हैं और इसके बाद रिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती है कि पेरिस वाला प्रोजेक्ट अगर कंपनी उसे हैंडल करने को देती है तो वो अपनी स्किल और स्मार्टनेस के दम पर 200 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को कैसे कंपनी की झोली में लाकर डाल सकती है। वो लैपटॉप में बनाया अपना पूरा प्रोजेक्ट सबके साथ शेयर करती है और रिया की इतनी बढ़िया प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंस को देखकर सब क्लैप करते हैं। इस बात से अंजलि खुद को बहुत अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करती है। रिया ऑफिस के कंप्यूटर पर बैठकर काम करने लगती है। तभी वो देखती है डेस्कटॉप से पेरिस वाली डील के लिए बनाई गई रिसर्च फाइल मिसिंग है। रिया पियून से पूछती है, राजू भैया कंप्यूटर पर लास्ट कौन बैठा था? पियून बताता है, सबसे लास्ट तो अंजलि मैम बैठी थी। इतना सुनते ही रिया पूरे ऑफिस में पेरिस वाली डील की सबसे इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो गई है ये बोलकर माहौल बना देती है। फिर अंजलि की तरफ देखते हुए कहती है, सब लोगों के पिछले 6 महीने की मेहनत है उस फाइल में। सब टेंशन में आ जाते हैं और अंजलि को ब्लेम करते हैं। एक एम्प्लॉय कहती है, लास्ट में इस कंप्यूटर को तुमने यूज किया है अंजलि, तो फाइल भी जरूर तुमसे डिलीट हुई होगी। अंजलि कहती है, रिया कसम से मैंने कोई फाइल डिलीट नहीं की है। तब तक गौतम भी आ जाता है वहां। रिया गौतम के सामने अच्छी बनने के लिए कहती है, कोई बात नहीं, किसी से भी गलती हो जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कहीं से फाइल रिकवर कर सकूं तो। रिया कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करती है जो पिछले 2 दिन में कंप्यूटर में डिलीट की हुई सारी फाइल्स को कंप्यूटर में वापस लेकर आ सकता है। रिया उस रिकवरी सॉफ्टवेयर की हेल्प से उस डिलीट की जा चुकी फाइल को फिर से कंप्यूटर में लेकर आ जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और रिया की तारीफ करते हैं। गौतम रिया से कहता है, रिया यू आर ब्रिलियंट। और अंजलि से कहता है, अंजलि इतनी बड़ी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अंजलि कहती है, लेकिन मैंने कोई गलती की ही नहीं। गौतम बिना सुने चला जाता है और रिया मन में कहती है, बेचारी बोल तो सही रही है, इससे कोई गलती नहीं की सिवाय एक गलती के, गौतम से शादी करने की गलती। और उस गलती की सजा तो तुम्हें मिलेगी दीदी। रिया घर में आकर लता देवी को ऑफिस का सारा किस्सा बताती है। लता देवी भी रिया पर बहुत प्राउड फील करती है और घर की एक कार की चाबी रिया को दे देती है। लो रिया, आज से ये तुम्हारी पर्सनल कार होगी। अंजलि लता देवी को उनकी दवाई और पानी लाकर देती है और लता देवी अंजलि से कहती है, अंजलि तुमसे ऑफिस के काम नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, तुम घर के काम संभालो। अंजलि ये सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो ऑफिस में भी बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करती है। अंजलि अपनी बात समझाने की कोशिश करती है और कहती है, मम्मी जी लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था। लता देवी बीच में ही टोकते हुए बोलती है, मैं कल गौतम से बात करती हूँ तो मैं ऑफिस से लंबी छुट्टी मिल जाए। रिया के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्टि वाली हंसी खिल उठती है। अंजलि बिना कुछ बोले चुपचाप अपने रूम की तरफ जाती है और उसकी आंखों से एक के बाद एक आंसू टप टप करके गिरने लगते हैं क्योंकि वो अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती। उसे अपनी जॉब से भी उतना ही प्यार है जितना अपने घर वालों से। अंजलि को आज बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा है, जैसे संसार में माँ के अलावा उसका कोई है ही नहीं जिससे वो अपने दिल की बात शेयर कर सके। वो अपने आंसू पोंछती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। अंजलि कहती है, माँ कैसी हो? महालक्ष्मी देवी कहती है, मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? अंजलि कुछ जवाब नहीं दे पाती है। थोड़ी देर के लिए वो चुप हो जाती है, लेकिन फिर माँ को एक के बाद एक रिया की सारी हरकतों के बारे में बताती है। कैसे उसने चालाकी से हनीमून पर आकर गौतम और उसके बीच पूरे हनीमून में कुछ नहीं होने दिया। उसके बाद उसने ऑफिस में, घर में, हर जगह अंजलि के लिए जितनी भी समस्याएं खड़ी की, वो सब बातें अंजलि ने माँ को बताई। फिर अंजलि कहती है, माँ कैसे भी करके तुम रिया को घर बुला लो ना। ये सुनते ही महालक्ष्मी देवी को रिया की धमकी याद आ जाती है और वो अंजलि को किसी तरह का सेटिस्फेक्शन से भरा जवाब नहीं दे पाती क्योंकि वो खुद रिया की धमकी से डरी हुई है।
बहाना बनाकर वो अंजलि का फोन काट देती है। मां के रूप में अंजलि की जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी मानो आज बुझ चुकी थी। रात में गौतम ऑफिस से घर आता है। उसके चेहरे पर गुस्सा चढ़ा हुआ है। अंजलि गौतम के लिए पानी लेकर आती है। गौतम पानी लेने से मना करता है। अंजलि कहती है, चलिए जल्दी से फ्रेश हो जाइए, फिर खाना खाते हैं। गौतम इरिटेट होकर बोलता है, अरे नहीं खाना मुझे खाना बना यार। पासी के कमरे में रिया इन सारी बातों को दीवार पर कान लगाकर गौर से सुन रही थी। गौतम का अंजलि पर चिल्लाना, गुस्सा होना उसे बहुत सुकून दे रहा था। अंजलि गौतम के नजदीक जाती है और थोड़ा डरते हुए पूछती है, क्या हुआ आपको? गौतम जवाब देता है, मेरा सर भारी हो रहा है। बार बार सवाल करके कौन बनेगा करोड़पति मत खेलो मेरे साथ प्लीज। गौतम इतना बोलकर बेड पर सोने चला जाता है। अंजलि वहां से उठकर चली जाती है और किचन से सरसों का तेल गरम करके लाती है। अंजलि गौतम को इतना प्यार करती है कि वो उसे एक पल के लिए भी किसी तकलीफ में नहीं देख सकती। गौतम के इतना गुस्सा होने के बावजूद भी वो उसके नजदीक जाकर बैठ जाती है और हल्के हाथों से उसका सर दबाती है। फिर गौतम के सर को अपनी गोद में रखकर सरसों के गरम तेल से उसके सर की मसाज करती है। गौतम को बहुत पीसफुल लगने लगता है और अंजलि को चिल्लाने की गलती का भी एहसास उसे जल्द ही हो जाता है। गौतम अंजलि को सॉरी और थैंक यू बोलता है। अंजलि नॉर्मल सी स्माइल करके वहां से जाने लगती है, लेकिन गौतम अंजलि को पकड़ के बिस्तर में अपने ऊपर खींच लेता है और तुरंत अपने होठों को उसके होठों से जोड़ देता है। लेकिन आज इन होठों का मिलन काफी लंबा चलता है। जो मिलन अभी तक रिया ने नहीं होने दिया था, उसकी कसर भी ये मिलन आज पूरी कर लेता है। गौतम और अंजलि दोनों एक दूसरे में पूरा डूब चुके थे। रिया अपने कमरे से गौतम और अंजलि के प्यार की आवाजें सुन सुन के इतना तो समझ चुकी है कि गौतम और अंजलि आज इंटीमेट हो चुके हैं। उनके बीच का रोमांस का सफर शुरू हो चुका है और ये सब सोचते हुए रिया के चेहरे पर टेंशन दिखाई देती है। रिया को अपना वो चैलेंज याद आता है जिसमें उसने मन ही मन सोचा था कि वो चाहे जो हो जाए अंजलि और गौतम की सुहागरात नहीं होने देगी, उनके रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देगी। पर तभी रिया को अंजलि और गौतम के रोमांस की और भी तेज आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब रिया के चेहरे पर टेंशन नहीं बल्कि एक इविल स्माइल दिखाई पड़ती है। वो गौतम और अंजलि की गोल्डन नाइट से अब बहुत खुश है। उसकी स्माइल बढ़ती जा रही है। आखिर ऐसी क्या बात है कि सैड होने की जगह रिया खुश है? हारने के बाद भी रिया के चेहरे पर यह हंसी का आखिर क्या राज है? आगे जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। गौतम और अंजलि, तुम्हारी गोल्डन नाइट आखिर हो गई, क्योंकि मैं चाहती थी, तुम नहीं। नहाते नहाते अपने आप को शीशे में देखते हुए रिया बोलती है। फिर पानी से भरे पूरे बाथटब में उतरकर रिया पानी के अंदर खुद को डुबाते हुए सोचती है, मेरे दुश्मन सोच रहे होंगे रिया तो हार गई, अंजलि जीत गई। लेकिन रिया हारी नहीं, रिया ने बाजी मार ली है और अब अंजलि को इस घर से निकालने की बारी है। कुछ दिनों बाद लता देवी रिया के साथ कार में बैठकर मंदिर जा रही होती हैं। रिया लता देवी से कहती है, मम्मी जी, आपको नहीं लगता हमें एक बार दीदी का प्रेगनेंसी टेस्ट करा लेना चाहिए? लता देवी कहती है, मैं तो खुद चाहती हूँ कि बहू जल्दी से घर में नए मेहमान के आने की खुशखबरी दे और खन्ना खानदान का चिराग आ जाए। रिया लता देवी की बात के जवाब में विलनिश अंदाज में कहती है, मम्मी जी, आप बस दीदी को टेस्ट के लिए मनाइए, खबर तो मैं आपको अच्छी दूंगी और आपके घर में नया मेहमान जरूर आएगा। घर पहुंचते ही लता देवी अंजलि से कहती है, बहू सुनो, मैं चाहती हूँ तुम अब जल्दी से मुझे खुशखबरी सुनाओ और अब ज्यादा देर किए बिना तुम प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लो। अंजलि लता देवी की बात सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करती है। अंजलि कहती है, इतनी जल्दी मम्मी जी? रिया कहती है, इसमें क्या जल्दी, मेरी फ्रेंड नेहा की शादी भी तो तुम्हारे 4 दिन पहले हुई थी। उसने पिछले हफ्ते प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, रिजल्ट पॉजिटिव आया उसका। लता देवी भी अपनी बात साथ में जोड़ते हुए बोलती है, और हमारे पूना वाले बुआ जी के बेटे की शादी भी तुम्हारी शादी के टाइम ही हुई थी ना? कल बता रही थी वो भी कि उसकी बहू पेट से है।
अंजलि अभी भी थोड़ा झिझकती है। रिया उसे समझाती है, देखो दीदी, मैंने तो जितना डॉक्टर से सुना है वो कहते हैं अगर आपकी बॉडी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पहली बार में ही कोई लेडी कंसीव कर लेती है। लता देवी अंजलि का हाथ पकड़कर बोलती है, तू ज्यादा मत सोच, बस भगवान का नाम ले और जा रिया के साथ जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट करवा ले। अंजलि खुद ऐसा करना तो नहीं चाहती है, लेकिन लता देवी के प्रेशर डालने पर वो बात मान लेती है। लता देवी भगवान की माला जप रही होती है। तभी रिया अंजलि के प्रेगनेंसी रिजल्ट वाली प्रेगनेंसी स्ट्रिप लाकर लता देवी को दिखाती है। लता देवी के चेहरे पर मायूसी आ जाती है। वो कहती है, ये कैसे हो सकता है? हमारे खानदान में आज तक किसी औरत के साथ ऐसा नहीं हुआ। रिया भी लता देवी के सामने दिखावा करके अपना सैड चेहरा बनाती है और फिर अपनी चाल चलना शुरू करती है और कहती है, हे भगवान, बचा लेना मेरी दीदी को। कहीं वो पेट वाली बचपन की बीमारी मेरी दीदी को सच में तो नहीं है? लता देवी सुनती है और आश्चर्य से पूछती है, खुलकर बोलो, क्या बोलना चाहती हो रिया? रिया कहती है, सॉरी मम्मी जी, मुझे लगता है आपको मम्मी ने बताया नहीं कि दीदी को बचपन से पेट की कुछ बीमारी थी। लता देवी सरप्राइज होकर पूछती है, क्या बीमारी? रिया कहती है, मम्मी जी, बस थोड़ा सा सब्र करिए, वो बीमारी मैं आपके सामने खुद लेकर आऊंगी। लता देवी गहरी सोच में डूब जाती है। उन्हें देखकर रिया कहती है, मैं बस अपने परिवार में हमेशा खुशी चाहती हूँ मम्मी जी। बस दीदी को बोलिए प्रेगनेंसी रिजल्ट नेगेटिव आया है तो एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से अपना चेकअप जरूर करवा ले। लता देवी अंजलि को आवाज देकर बुलाती है। अंजलि के आते ही लता देवी उससे कहती है, देखो बहू, तुम्हारा प्रेगनेंसी रिजल्ट नेगेटिव आया है। हम चाहते हैं तुम एक बार डॉक्टर के पास जाकर अपनी बॉडी का फुल चेकअप करवा कर आओ। अंजलि सोच में पड़ जाती है और उसे इन सारी जल्दबाजी की वजह समझ में नहीं आती। वो कहती है, मुझे अभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है मम्मी जी। लता अंजलि को फिर से समझाने की कोशिश करती है और कहती है, बहू, घर के बड़े जो बोलते हैं उन बातों में बच्चों का ही भला छुपा होता है, मान लो मेरी बात। रिया लता देवी का साथ देते हुए कहती है, सही तो है ना दीदी, अरे बॉडी में अगर किसी तरह की कमी होगी तो रिपोर्ट में पता लग जाएगा, फिर उसका ट्रीटमेंट करके पूरी तरह से ठीक हो जा सकता है। इतनी अजीब अजीब बातें सुनकर अब अंजलि को भी अंदर से थोड़ा डर लगने लगा था। रिया की बात को वो फिर भी मना कर सकती थी, लेकिन अपनी सास की बात को वो नहीं टालना चाहती थी। इसीलिए वो डॉक्टर से चेकअप के लिए राजी हो जाती है और रिया के साथ चेकअप कराने हॉस्पिटल जाती है, जहां गायनेकोलॉजिस्ट अंजलि का फुल बॉडी चेकअप करती है। अगले दिन डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब लंच कर रहे हैं। अंजलि सबको खाना सर्व करती है और पूछती है, खाना कैसा बना है मम्मी जी? लता देवी बोलती है, बहुत टेस्टी खाना बनाया है बेटा। गौतम डाइनिंग टेबल के नीचे से अंजलि के पैर में चिकोटी काटता है और अंजलि हंस पड़ती है। तभी रिया आ जाती है। उसका चेहरा आज बहुत उदास दुखी दिख रहा है। लता देवी पूछती है, क्या हुआ रिया, तू इतनी उदास क्यों दिख रही है? रिया अपने पर्स में से रिपोर्ट निकालती है और टेबल पर रख देती है। गौतम पूछता है, क्या है ये, किस चीज के पेपर है ये? रिया कहती है, दीदी के बॉडी चेकअप की रिपोर्ट है। लता देवी खाना खाते खाते रुक जाती है और रिया से पूछती है, क्या आया रिपोर्ट में? रिया कुछ नहीं बोलती और अपना सिर नीचे झुका लेती है। अंजलि रिया का रिएक्शन देखकर टेंशन में आ जाती है। वो पूछती है, रिया, क्या आया है रिपोर्ट में? रिया अचानक से रोना शुरू कर देती है और रोते रोते बोलती है, दीदी, तुम कभी भी मां नहीं बन सकती हो। ये सुनते ही मानो जैसे अंजलि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ में रखा खाने का बर्तन जोर से नीचे गिर जाता है। अंजलि टेबल से वो कागज उठाती है। वो रिया के पास जाती है और कहती है, रिया, ये क्या फालतू की बकवास कर रही है तू? किसने बोला तुझे? रिया रोते हुए ही बोलती है, डॉक्टर ने बोला है दीदी, इस रिपोर्ट में भी यही है जिस बात की मुझे शंका थी, आखिर वही हुआ। अंजलि शॉक में वही जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। गौतम उसे उठाकर कमरे में लेकर जाता है। लता देवी का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जाता है और फिर वो टेबल पर रखी अपने खाने की थाली को
जोर से धक्का देकर नीचे फेंक देती हैं और कहती हैं, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैं एक ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाकर घर ले आई जो मेरा वंश ही आगे नहीं बढ़ा सकती। रिया अपनी बहन के प्रति झूठा अपनापन दिखाने की कोशिश करते हुए कहती है, मम्मी जी, अब बेचारी दीदी के हाथ में तो ये नहीं है। ऊपर वाले ने कुछ बीमारी दे दी बस, लेकिन दिल की बहुत साफ है दीदी मेरी। लता देवी रिया को गुस्से में जवाब देती है, मुर्गी भी सुंदर होती है, लेकिन जब अंडे देना बंद कर देती है ना, तो लोग उसे काट कर खा जाते हैं। समझी? मुर्गी जरूरी नहीं है, अंडे जरूरी हैं। अंजलि 1 घंटे बाद होश में आ जाती है और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। 1 घंटे से बिस्तर पर लेटे लेटे वो इतने आंसू बहा चुकी थी कि उसका तकिया आंसुओं से गीला हो चुका था। गौतम भी अंजलि की तरफ पीठ करके लेटा है। अंजलि की रिपोर्ट के बारे में सुनकर वो भी बहुत परेशान है। उसका दिमाग भी उसी बात को बार बार सोचकर फटे जा रहा है। वो ना तो ठीक से सो पा रहा है, ना लेट पा रहा है, ना बैठ पा रहा है। उसे अंदर ही अंदर जैसे कुछ ही पल में अंजलि से घिन सी आने लगी थी, इसीलिए वो उससे बात तक नहीं कर रहा था। लेकिन अंजलि आंसू पोंछकर गौतम से कहती है, गौतम, क्या आपको भी लगता है कि मैं कभी। ये सुनकर गौतम को इरिटेशन होती है। वो कहता है, क्या फालतू की बकवास कर रही हो यार अंजलि? मैं डॉक्टर से ज्यादा जानता हूं क्या? मैं तुम्हें गायनेकोलॉजिस्ट दिख रहा हूं। अंजलि गौतम को शांत करने की कोशिश करते हुए उससे कहती है, नहीं गौतम, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रही थी, रिपोर्ट में कुछ गलत आ सकता है ना। गौतम अब और चिढ़ जाता है और कहता है, अच्छा, तो आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर अंजलि, जब आपको सब पता है तो क्यों गई थी उस डॉक्टर के पास? पास के रूम से आ रही इस लड़ाई झगड़े की आवाज को सुनकर रिया बहुत खुश होती है। तभी उसके पास फोन आता है। जैसे ही वो फोन रिसीव करती है, उधर से आवाज आती है, काम हो गया। रिया बहुत खुशी में जवाब देती है, जी हाँ, हो गया। फोन से फिर से आवाज आती है, कोई नकली रिपोर्ट को पहचान तो नहीं पाया ना? रिया जवाब देती है, बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, बस यूं मानकर चलिए, आपके एक झूठे कागज ने रिश्तों को भी कागज की तरह हवा में उड़ा दिया है। दोनों बहुत जोर जोर से हंसते हैं। फिर रिया फोन रखती है और मन में कहती है, मैंने कहा था ना, रिया हारी नहीं है। रिया ने एक बाजी मारी है। बहुत जल्द अंजलि के घर से निकलने की बारी है। सुबह अंजलि उठकर लता देवी को चाय बनाकर देती है, तो लता देवी उससे चाय नहीं लेती। उल्टा वो रिया से कहती है, रिया बेटा, मेरे लिए एक कप चाय बनाकर ले आना। अंजलि अपने आप को बहुत ज्यादा इंसल्टेड महसूस करती है, लेकिन वो अपने काम में कंटिन्यू लगी रहती है। और जब वो गौतम के लिए कॉफी बनाकर ले जाती है, तो गौतम भी उसके हाथ से कॉफी नहीं लेता। पीछे से रिया भी गौतम के लिए कॉफी बनाकर लेकर आती है और टेबल पर रखकर कहती है, जीरू, आपकी कॉफी टेबल पर रखी है, ले लीजिए। गौतम भी उस कॉफी को उठाकर पी लेता है। अंजलि को इस वक्त जिंदगी के कड़वे घूंट पीने के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। किचन में रिया के पास फिर से उसी डॉक्टर का फोन आता है और आवाज आती है, मैडम, आपने अभी तक पैसे नहीं डाले रिपोर्ट के। रिया जवाब देती है, डॉक्टर साहब, आप झूठी रिपोर्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं झूठे वादे नहीं करती। आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। अंजलि किचन की तरफ आते हुए रिया की इस बात को सुन लेती है और उसने वैसे भी अभी तक रिया की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया था। इसी बीच गौतम भी आ जाता है, लेकिन अंजलि रिया से अपने विश्वास के साथ बोलती है, रिया, जो तू रिपोर्ट लेकर आई है, मुझे इस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है। मैं चाहती हूँ एक बार और मेरा बॉडी चेकअप हो। गौतम बीच में टोकते हुए कहता है, क्या बचपना है अंजलि, सबके पास यही काम बचा है क्या कि बार बार तुम्हारा बॉडी चेकअप करवाते रहें? इतना बोलकर गुस्से में गौतम वहां से निकल जाता है और अंजलि मायूस हो जाती है। रिया अंजलि को देखकर कहती है, मैं तो एक बार मान भी जाती दीदी, पर आपके पति ही नहीं माने। और आप तो जानती हो, मैं जीजा जी के खिलाफ नहीं जा सकती ना। अजीब सी स्माइल के साथ रिया भी वहां से चली जाती है। अंजलि के सामने सब कुछ धुंधला हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस एक बेजान पत्थर सी हो गई थी। रिया अपनी कार से ऑफिस जा रही है और लता देवी भी मंदिर तक रिया की कार में जा रही है। रिया बोलती है, मम्मी जी,
कितना गुमसुम रहने लग गई हो आप आजकल। मैं तो बस यही चाहती हूँ, आप दीदी के बारे में सोचकर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लता देवी कहती है। टेंशन तो बहुत है मुझे रिया। मैं ऐसे अपने बेटी की जिंदगी जीते जी बर्बाद नहीं कर सकती। इसलिए मैंने एक फैसला ले लिया है। रिया के पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं। वो लता देवी से पूछती है, क्या फैसला ले लिया है मम्मी जी आपने? लता देवी कहती है, अपने बेटे की दूसरी शादी। ये सुनते ही रिया के चेहरे पर जैसे एकदम चांद उतर आया हो, इतनी चमक आ जाती है, इतनी खुशी जैसे दुनिया जीत ली हो, मन में इतनी संतुष्टि जैसे रिया के अंदर की दुनिया भर की तमाम दूसरी भूख मिट गई हो। रिया हद से ज्यादा खुश हो जाती है। वो लता देवी की तरफ देखकर मन ही मन बोलती है, मैंने कहा था ना मम्मी जी, बस दीदी को टेस्ट के लिए मनाइए। खबर तो मैं आपको इतनी अच्छी दूंगी कि आपके घर में नया मेहमान जरूर आएगा। कौन होगा वो नया मेहमान? क्या गौतम की दूसरी शादी सच में हो पाएगी? क्या अंजलि रिया को झूठा साबित कर पाएगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। दूसरी शादी की बात सुनते ही रिया ने लहंगे की शॉप पर लहंगे देखते हुए खुद पर इतराते हुए कहा, भैया दुल्हन वाला लहंगा दिखाओ, 1 लाख से कम वाला मत दिखाना। बहुत बड़े घराने की बहू बनने वाली हूँ। दुकानदार महंगे ब्राइडल लहंगे निकालता है। एक चुनरी रिया सर के ऊपर से घुमाते हुए खुद को सजाते हुए शीशे में ईवल स्माइल के साथ देखते हुए कहती है, तुम मेरे थे गौतम, मेरे ही रहोगे। दुल्हनिया रेडी है तुम्हारी, फेरे कब लोगे? ये सब कहते हुए रिया के चेहरे पर जीत वाले एक्सप्रेशन दिखने लगते हैं। वो जल्दी से अपनी कुछ फोटोज क्लिक करती है, इंस्टाग्राम स्टोरी खोलती है, उस पर एक फोटो सिलेक्ट करती है और नीचे लिखती है, गौतम की दुल्हनिया, और उसे पोस्ट करने की जगह उस स्टोरी को सेव कर लेती है। दूसरी तरफ अंजलि ने ठान ली है कि वो अपना मेडिकल चेकअप खुद जाकर फिर से करवाएगी, क्योंकि उसने रिया की रिपोर्ट पर कभी पूरा भरोसा किया ही नहीं। अंजलि घर में बिना किसी को बताए टेस्ट करवाने का प्लान बनाती है और लता देवी से कहती है, मम्मी जी वो सर में थोड़ा दर्द ज्यादा हो रहा है, तो मैं मेडिकल से दवाई लेकर आती हूँ। रिया अंजलि को घर से निकलते हुए देखती है और अनजान बनकर उससे पूछती है, कहाँ जा रही है? चल मैं साथ चलती हूँ। जब अंजलि उससे सरदर्द का बहाना देती है तो रिया कहती है, मेडिकल स्टोर जाने की क्या जरूरत है, मेरे पास है दवाई, ये ले लो। रिया खूब जानती थी कि अंजलि अपना रीटेस्ट करवाने जा रही है और रिया सारी कोशिश करती है उसे रोकने की। अंजलि को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर कोशिश करती है और कहती है, नहीं, मैं सोच रही थी इसी बहाने माँ से मिलाती, उनकी तबीयत भी दिखाती। रिया फिर से अंजलि की प्लानिंग फेल करते हुए कहती है, अभी मम्मी जी की फ्रेंड्स आने वाली हैं, तुम चली जाओगी तो उनके लिए नाश्ता ड्रिंक ये सब कौन करेगा, है ना मम्मी जी? लता देवी भी रिया की हाँ में हाँ मिलाती है। अंजलि अपना सच जानने को बेचैन है, बेताब है, लेकिन रिया जिस तरह उसे रोक रही थी उसे देखते हुए शायद ये नामुमकिन है। थोड़े टाइम बाद लता देवी की सारी फ्रेंड्स उनके घर पर आती हैं और किटी पार्टी शुरू होती है। सभी बहुत एंजॉय करती हैं। अंजलि एक के बाद एक सबके लिए नाश्ता कोल्ड ड्रिंक और सारी चीज बनाकर लाती है। काफी देर के बाद पार्टी खत्म होती है और सारी सहेलियां अपने अपने घर जाने लगती हैं। लता देवी की एक फ्रेंड का ड्राइवर आने में काफी लेट हो गया था, तो उसे देखकर अंजलि के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एकदम से बोल पड़ती है, आप बुरा ना माने मम्मी जी, तो मैं सुजाता आंटी को घर छोड़कर आती हूँ। ये सुनते ही लता फौरन हाँ कर देती है। उनकी बात सुनकर अंजलि भी बहुत खुश होती है। वो चुपचाप से लता देवी की फ्रेंड सुजाता को गाड़ी से छोड़ने निकल जाती है। रिया बाहर आकर उसे जाता हुआ देख लेती है और फौरन अंजलि का पीछा करने लगती है। अंजलि सुजाता देवी को उनके घर पर ड्रॉप करती है और उसके बाद कोई उसे पहचान न ले, इसलिए अपने आप को पूरी तरह से स्कार्फ से कवर करके सीक्रेटली हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। लेकिन रिया अंजलि को कंटिन्यू फॉलो कर रही है। हॉस्पिटल पहुंचकर अंजलि गाड़ी पार्किंग में पार्क करती है, फौरन हॉस्पिटल के अंदर जाती है और एक दूसरे गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ विजिट करके अपना पूरा चेकअप कराने जाती है। थोड़ी देर में गौतम का फोन आ जाता है। गौतम का कॉल देखकर अंजलि डर जाती है और वो गौतम का फोन नहीं उठाती। बार बार फोन लगाने पर अंजलि फोन उठाकर झूठ बोल देती है और कहती है,
मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, उसे ठीक करवा रही हूँ। फाइनली अंजलि का चेकअप आधे घंटे में पूरा हो जाता है, लेकिन वो मन ही मन अब भी परेशान है। कहीं सच में वो अगर इनफर्टाइल हुई तो वो क्या करेगी और कैसे अपनी जिंदगी जिएगी। कार चलाते चलाते काफी सारे नेगेटिव विचार उसके मन में दौड़ने लगते हैं। तभी अचानक एक बच्ची भागते हुए उसके कार के सामने आ जाती है। अंजलि कार का स्टीयरिंग एकदम तेजी से घुमाती है। बच्ची तो बच जाती है, लेकिन कार 3-4 बार पलटी खा जाती है और उसके टैंक में आग लग जाती है। आग की लपटों से धीरे धीरे करके पूरी कार जलने लगती है। आसपास इकट्ठा हुए लोग जैसे तैसे कार का दरवाजा खोलकर अंजलि को बाहर निकालते हैं और जैसे ही अंजलि को थोड़ी सी दूर लेकर जाते हैं, पूरी कार जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है। दूर खड़ी रिया उसी छोटी गरीब बच्ची को स्माइल करते हुए आइसक्रीम खिलाती है। चेकअप करने के बाद अंजलि अपने घर आ जाती है। अंजलि अपने पति से झूठ बोलने का पश्चाताप करते हुए मन में कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, आपसे मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, बस आज मजबूरी ऐसी थी। और ये कहते हुए अंजलि की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी गुस्से से भरी हुई उसकी सास वहां आती है और बुरा भला बोलने लगती है, हे भगवान, कितनी ज्यादा मनहूस है ये मेरे घर के लिए। कार जलाती, अरे इससे अच्छा तो खुद जल जाती। कार तुझसे ज्यादा कीमती थी, समझी? जब से आई है घर में सब बुरा ही बुरा हो रहा है। लता देवी बड़बड़ाती हुई चली जाती हैं। लता देवी के इस बिहेवियर को देखते हुए भी अंजलि सिर झुकाए चुप रहती है। तभी अंजलि को उसकी माँ का फोन आ जाता है। महालक्ष्मी देवी उससे पूछती हैं, तू ठीक है ना? तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई? अंजलि अपने अंदर का गुस्सा निकालते हुए बोलती है, यहाँ सबने कार का हाल पूछा, सिर्फ तुमने मेरा हाल क्यों पूछ लिया माँ? महालक्ष्मी देवी बोलती है, कार तो फिर से लाई जा सकती है बेटा, इंसान थोड़ी लाया जा सकता। अंजलि को माँ की बात सुनकर रोना आ जाता है, क्योंकि उसकी माँ की जैसे उसकी केयर करने वाला कोई इस घर में अब नहीं बचा। ये बात उसे बहुत हर्ट करती है। अगले दिन सुबह से अंजलि बहुत टेंशन में बस इधर से उधर चक्कर काटती रहती है और बार बार उसकी नजर फोन पर ही थी, क्योंकि चेकअप की रिपोर्ट के लिए डॉक्टर का कॉल आने वाला था। अंजलि अपने मन को शांत करने के लिए आंखें बंद करके बैठ जाती है। तब बहुत सी चीजें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। वो मन में कहती है, मैं तुम्हें अपने पति, अपने परिवार को खुद से दूर नहीं करने दूंगी रिया, मैं लड़ूंगी। गौतम, रिया सब ऑफिस चले जाते हैं और लता देवी मंदिर चली जाती हैं। तभी अंजलि के पास डॉक्टर का कॉल आता है। अंजलि की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। जिंदगी में पहली बार फोन उठाने से पहले वो इतना डरी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, पूरी बॉडी में घबराहट हो रही थी। वो फोन उठाती है, हेलो। फिर उधर से डॉक्टर उससे कहता है, अंजलि, यू आर नॉट इनफर्टाइल, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, यू कैन कंसीव चाइल्ड एनी टाइम। इतना सुनते ही अंजलि की आंखों से एक के बाद एक आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फर्क इतना था कि पहली बार अंजलि की आंखों में खुशी के आंसू आए थे। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेकर गौतम को ये खुशखबरी सुनाने के लिए निकल पड़ती है। इधर गौतम का मूड बहुत खराब है, क्योंकि वो अंजलि को लेकर ज्यादा टेंशन में है। तभी फुल एक्साइटमेंट के साथ हाथ में रिपोर्ट लिए अंजलि गौतम के केबिन में आती है, जहां गौतम गुस्से में नजर आ रहा है और रिया भी उसी के पास कुर्सी पर बैठी है। अंजलि कुछ बोलना शुरू करे इसके पहले ही गौतम बोलता है, ऐसी गिरी हुई हरकत भी कर जाओगी तुम, ये मैंने सोचा नहीं था कभी। अंजलि को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर गौतम ये क्या बोल रहा है। वो धीमी आवाज में पूछती है, लेकिन मैंने क्या किया है? गौतम गुस्से में खड़े होकर तेज आवाज में बोलता है, मेरे सामने ज्यादा भोलेपन का नाटक नहीं। पर आप बताइए तो, मैंने किया क्या? अंजलि अब की बार रिक्वेस्ट करके पूछती है। अपनी झूठी रिपोर्ट बनवा कर लाई हो हॉस्पिटल से कि तुम इनफर्टाइल नहीं हो। ये सुनते ही मानो जैसे अंजलि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो अचंभित हो जाती है कि गौतम उसकी सच्ची रिपोर्ट को आखिर झूठी कैसे बता रहा है और रिया की झूठी रिपोर्ट पर पूरी तरह विश्वास करके बैठा है। वो रिया के चेहरे पर जब विलनिश स्माइल दिखती है तो उसे सारी बातें समझ आने लगती है कि आखिर गौतम के कान
इस तरह के झूठ से किसने भरे हैं। रिया भी सोचने लगती है और मन ही मन कहती है, बेचारी दीदी, तुझे क्या पता कि मैंने तुझे पूरे दिन ट्रैक किया, हॉस्पिटल में तुझे पूरा फॉलो किया। तभी तो तेरे आने के पहले ही मैंने गौतम की नजरों में सारा गेम पहले ही सेट कर दिया था। अंजलि गौतम के सामने हाथ जोड़कर कहती है, गौतम, तुमसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। मेरी रिपोर्ट झूठी नहीं, असली रिपोर्ट है। जो रिया ने दिखाई थी वो नकली थी। लेकिन गौतम अंजलि की एक बात नहीं मानता और रिया पर ही पूरा ट्रस्ट करता है। रिया कहती है, दीदी, डॉक्टर तुम्हारा दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया में झूठी रिपोर्ट दिखाकर झूठ फैलाना शुरू कर दोगी। अंजलि रिया की बात सुनकर शॉक हो जाती है, क्योंकि जो उसने अंजलि के साथ किया वो सब इल्जाम वो अब अंजलि पर लगा रही है। रिया एक के बाद एक बुरा भला बोलकर अंजलि की इज्जत गौतम की नजरों में और गिराती जाती है। गौतम, आप बस एक बार मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, वो आपको बता देंगे कौन सी रिपोर्ट असली है और कौन सी फर्जी। अंजलि गौतम के सामने ऑलमोस्ट भीख मांगते हुए कहती है, लेकिन गौतम अंजलि पर ऑलरेडी बहुत गुस्सा खाकर बैठा है। वो उठकर खड़ा होता है और जाते हुए कहता है, इतना भी फालतू नहीं हूं मैं कि तुम्हारे फर्जीपन को जाकर जस्टिफाई करने का टाइम दूं। इतना बोलकर गौतम गुस्से में वहां से निकल जाता है। अंजलि को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो गया। वो अपने सच को भी सच साबित नहीं कर पा रही है और किसी का झूठ सच बनकर मजबूती से बना हुआ है। अंजलि पूरी तरह से हेल्पलेस फील करती है और रिया के ठीक सामने जाकर खड़ी होकर उससे कहती है, तू जानती है रिया, तेरी रिपोर्ट छोटी है और मेरी रिपोर्ट सच्ची है। रिया कहती है, दीदी, सच और झूठ सिर्फ लोगों का नजरिया होता है। लोग जो मानते हैं बस वही उनके लिए सच होता है, और लोग तुम्हें तो झूठा मानते हैं, इसीलिए तुम्हारी हर बात झूठ। अंजलि रिया की बातें सुनते सुनते उसकी नजरों से छुपकर अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग शुरू कर लेती है और कहती है, रिया, तू ये बहुत गलत कर रही है अपनी बहन के साथ। रिया खुद में ही इवल स्माइल करते हुए कहती है, गलत तो आपने किया था मेरे साथ। मेरे प्यार से शादी आपने कर ली, शर्म नहीं आई आपको? अंजलि रिया की बातों से सरप्राइज हो जाती है और कहती है, लेकिन रिया, अगर तू गौतम को प्यार करती थी, मुझे एक बार बोलकर तो देखती, मैं खुशी खुशी हट जाती तेरे रास्ते से। रिया पलटकर जवाब देती है, दीदी, बहन के मन का आप एक बार पूछ लेती, लेकिन नियत खराब थी आपकी। अंजलि उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, मेरे मन में ऐसा कभी नहीं था रिया कि तेरा कुछ भी मैं लूं। रिया गुस्से में देखते हुए बोलती है, तुम मेरा कुछ ले भी नहीं सकती दीदी। अभी देखो तुम्हें मैं कैसे पूरा बर्बाद करती हूँ। अंजलि बहुत सैड फील करती है। रिया घमंड में आकर खुद की तारीफ करने लगती है, मैंने तुम्हारी झूठी रिपोर्ट बनवाकर तुम्हें इनफर्टाइल बना दिया, तुम्हारे हाथों कार जलवा दी, तुम्हारा पति तुमसे दूर कर दिया। बस अब छीनना बाकी है गौतम को, और फिर सारी प्रॉपर्टी की मालकिन मैं। रिया की बातों को सुनकर अंजलि अचानक से हंसने लगती है। रिया अंजलि को हंसते हुए देखकर कहती है, मैं जीत गई हूं दीदी, तू हार गई है और इसीलिए तू पागल हो गई है अब। अंजलि हंसना कंटिन्यू रखती है और अपना मोबाइल निकालकर हाथ में रखती है और कहती है, हारी मैंने, तू हारी है रिया। अभी जो तुझे पता लगेगा उससे तू भी पागल हो जाएगी। मैंने मोबाइल में सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। रिया ये सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसके चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है, लेकिन फिर से वो लाउड होकर हंसने लगती है और कहती है, मुझे मालूम है, पर एक बार अपना फोन तो चेक कर, रिकॉर्डिंग हुई भी या नहीं। रिया की बात सुनकर अंजलि शॉक हो जाती है। वो मोबाइल का लॉक खोलकर रिकॉर्डिंग चेक करने लगती है और इतने में रिया अंजलि से मोबाइल छीनकर उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देती है और उसके चेहरे पर ईवल लाफ फिर से आ जाती है और कहती है, रिया से कोई जीत पाया है आज तक दीदी? ये देखकर अंजलि अब रिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही। गौतम बहुत ज्यादा चिंता में डूबा हुआ है। वो बालकनी में बैठकर शराब पी रहा है। तब पीछे से रिया आकर गौतम के कंधे पर हाथ रखती है और गौतम को भड़काते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था जीजू, मेरी बहन ऐसी निकलेगी, वरना उससे कभी आपकी शादी नहीं होने देती। फिर धीरे से बोलती है कि
खुद करती। गौतम भी शराब के नशे में बोलता है, कैसी बीवी है ये, बच्चे पैदा कर नहीं सकती लेकिन परेशानियां रोज पैदा करती है। रिया मासूम बनते हुए गौतम के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर प्यार से बोलती है, जीजू प्लीज आप शांत हो जाइए, और मौके का फायदा उठाते हुए गौतम को हक कर लेती है। गौतम ने भी रिया को हक करते हुए कहा, मुझे लगता है मैंने गलत लड़की से प्यार किया रिया। ये सुनकर रिया के होठों पर चैन वाली स्माइल आ जाती है। वो मन ही मन कहती है, नहीं गौतम, तुमने गलत लड़की से शादी की। रिया गौतम को और ज्यादा कसकर हक करके अपनी दिल की जैसे आज सारी मुरादें पूरी कर रही हो। वो अपने मन में फिर से कहती है, चिंता मत करो जीजू, तुम्हें प्यार भी सही मिलने वाला है और पार्टनर भी। अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए अंजलि जब बालकनी की तरफ आती है, तब जो वो देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सिर पर जैसे बहुत बड़ा सा पत्थर आकर गिर जाता है। ये सब देखकर वो देखती है कि उसके पति गौतम और उसकी बहन रिया के बीच मेकआउट हो रहा है। अंजलि ये सब सह नहीं पाती है और वो बिना एक पल रुके भागते हुए ऑफिस से निकल जाती है। क्या अंजलि अब भी अपना सच सबको बताएगी? क्या अंजलि गौतम की जिंदगी से जा चुकी है या वो फिर से घर लौट कर आएगी? क्या रिया ने गौतम को पूरी तरह पा लिया है? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।